मैं जाके सारा वाइंड अप करके ये मैं छोड़ दूंगा, मेरे को और पैसा वैसा नहीं कमाना, ये खोज करनी है कि ये मेरा जो एक्सपीरियंस था इसका क्या मतलब है। क्या बात। अमेरिकन्स बहुत अपने आप को मानते हैं, जिसमें वो है फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता। वो मानते हैं कि हम सारी दुनिया में सबसे फ्री लोग हैं। तो इसलिए हमने 2 टर्म्स निकाले हैं। एक है फ्रीडम टू, जो अमेरिका है कि हमको फ्रीडम टू चाहिए। हम वी हैव फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू फाइट ए वॉर, हम किसी को साथ लड़ाई भी कर सकते हैं। डू यू हैव फ्रीडम फ्रॉम? ब्यूटीफुल। तो ये आपकी जीवन यात्रा इतनी रुचिकर लग रही है, ये मन करा कि सिर्फ सुनते जाएं आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये प्रपोज किया कि कैंडिडेट नरेंद्र मोदी होना चाहिए, LK अडवाणी नहीं। मोदी जी यंगर है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी थी, पर LK अडवाणी अपना हक समझते थे कि हमारे को होना चाहिए। वो जो फैसला हुआ वो बहुत हिस्टोरिक हुआ। आप साक्षी थे? हम साक्षी थे हिस्टोरिकल मोमेंट के। उस हिस्टोरिकल मोमेंट में थे। नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम जिस विशिष्ट विभूति के साथ बैठे हैं, तो मेरे मन में एक कविता है, राम की शक्ति पूजा। उसकी कुछ पंक्तियां स्मरण में आ रही हैं। है कहीं कोई कुटिल शक्ति जो सत्य को ललकारे, जो छल से बल से हर युग में असत्य को उभारे। पर धर्म वही जो लड़कर भी सत्य साथ ना छोड़े, जो संघर्षों की आंधी में भी संकल्प को जोड़े। आज ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि हमारे साथ जो विशिष्ट अतिथि हैं इस पॉडकास्ट में, वो आजीवन धर्म के ध्वज को लेकर सत्य के पथ पर संघर्षों से जूझते हुए और अपने संकल्प पे अडिग रहे अपनी जीवन यात्रा में। काशी की इस पुण्य भूमि में प्राच्यम के चेंज मेकर्स शो में आज हम हृदय से स्वागत कर रहे हैं एक ऐसे ही धार्मिक योद्धा का जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं अपने लेखन के लिए, अपने कार्य के लिए, अपनी चिंतन शक्ति के लिए और धर्म और संस्कृति के लिए लड़ने के लिए। आज हम स्वागत कर रहे हैं श्री राजीव मेहरोत्रा जी का। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने समय दिया और काशी में हम लोगों को फिर मिलने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे यहीं मिल सके। मैं आपको पहले लेके चलना चाहूँगा जीवन के आपके आरंभिक काल में। अगर आप हमको बताएं कि कहाँ जन्म हुआ, कहाँ आप बड़े हुए, कहाँ आपने शिक्षा ली और कहाँ से फिर आगे की यात्रा शुरू हुई। तो आज से 75 साल पहले लुधियाने में हमारा जन्म हुआ और मेरे मदर जो अब नहीं हैं, वो 96 की एज में गए। वो मेडिकल डॉक्टर थे और मेरे फादर इंजीनियर थे। बहुत सिंपल लाइफ थी हमारी उस ज़माने में। और जन्म के बाद कुछ ही साल बाद हम दिल्ली आए। हम दिल्ली ही स्कूल में गए। कॉन्वेंट स्कूल था, इंग्लिश मीडियम का स्कूल था जिसमें हम गए। और फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हमारा फिज़िक्स ऑनर्स हुआ। तो हम इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट से पढ़े थे, लेकिन हमारी मदर घर में वो आर्य समाज की फैमिली के थे और धर्म तो उन्हीं के द्वारा हमको मालूम हुआ। हर तीर्थ यात्रा, हर जगह हम जाते थे। हमारे घर में रामकृष्ण मिशन वाले लोग आते थे, जो रामकृष्ण मिशन के दिल्ली वाले हेड थे, स्वामी रंगानाथन। वो बाद में वर्ल्ड वाइड हेड बन गए। वो हमारे घर कई बार आते थे। उसके बाद स्वामी चिन्मयानंद के साथ भी हमारे पेरेंट्स की बहुत वाकफियत थी, तो उनके साथ भी हम जुड़े। और जब हम 12-14 साल के थे तो हम दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास एक हर साल गीता का पूरे समर गीता का कैंप होता था, तो हम उसके लिए जाते थे। और तीर्थ के लिए जहाँ भी हमको मम्मी डैडी ले जाते थे हम जाते थे। तो काफ़ी हमारे पास स्पिरिचुअल काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ बचपन में। पढ़ते हम बहुत थे बचपन से ही। वेदांत काफ़ी पढ़ी, काफ़ी रमन महर्षि की जो पुस्तकें हैं काफ़ी पढ़ी, हम स्कूल में ही पढ़ी। और श्री अरबिंदो का भी काफ़ी हमारे पर असर हुआ।
तो हमने श्री अरबिंदो की जो लाइफ डिवाइन है, बहुत मोटी बुक है, वो हमने करीब हम 16-17 साल के थे, हमने पूरी पढ़ ली थी 2-3 बार। सो काफ़ी हमको फाउंडेशन बहुत अच्छी थी, पूजा की भी फाउंडेशन थी और ज्ञान की भी फाउंडेशन थी। ये दोनों तरह की फाउंडेशन हमने फैमिली से ली। और जो वेस्टर्न थॉट है, बाइबल और वेस्टर्न थॉट है, वो स्कूल में हमने वो इंटेलेक्चुअली वो भी समझ लिया, वो अपनाया नहीं लेकिन समझ लिया कि ये बात क्या है। और फिर हम 20 साल की उम्र में जब सेंट स्टीवन से निकले तो हमको पीएचडी में एडमिशन मिली, पीएचडी यूएसए में, फिज़िक्स पीएचडी में हम आए। हमको यूएसए वालों ने बुलाया, 20 साल की उम्र थोड़ी कम होती है पर हमको बुलाया था और हम पीएचडी में लगे। और फिर 1-2 साल के बाद हमने कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट कर दिया, फिज़िक्स से कंप्यूटर साइंस। तो हमको फिज़िक्स की नॉलेज तो है, फिर हम कंप्यूटर साइंस में गए। और उस ज़माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ नहीं थी, पर वो उसके बारे में विचार कर रहे थे, थ्योरी थी कि एक ज़माने में कभी हो जाएगा। तो हमने फिर कंप्यूटर साइंस में हमारा जो टॉपिक था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। उस ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझते थे कि शायद कभी बात हो सके, लेकिन हार्डवेयर नहीं था, थियोरी थी, हार्डवेयर नहीं था। उस ज़माने से, उस एज से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी नॉलेज रही। उसके बाद हम इंडस्ट्री में गए, अमेरिकन इंडस्ट्री में गए और हम 55 साल अमेरिका में सेटल हो गए, 55 ईयर्स। ओह, अच्छा, किस ईयर में आप गए थे अमेरिका? 1971। ओह, तो उस ज़माने, उस वक़्त बांग्लादेश की वॉर हो रही थी और हमको बहुत लोगों ने बुलाया, चर्च ने बुलाया, स्कूलों ने बुलाया। हम 20 साल के थे कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो हमने उसी वक़्त लेक्चर देना, उनको समझाना, उन लोगों को समझाना कि ये क्या है, क्या नहीं है। तो ये हमको प्रैक्टिस हुई कि इन लोगों से कैसे बातचीत करनी चाहिए। इंग्लिश तो आती थी लेकिन कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया। और उस ज़माने में बहुत ही कम इंडियन लोग थे यूएसए में, बहुत ही कम। जहाँ पर मैं रहता था उस शहर में शायद 3-4 और लोग होंगे जो इंडियन थे। तो सिर्फ हम अकेले रहे और कोई हमारा रिश्तेदार नहीं था, कोई हमारा वाकफियत का नहीं था। $50 इंडियन गवर्नमेंट देती थी वहाँ जाने के लिए और उसके बाद अपने आप ही जो हो सकता है अपने आप ही करो। तो फिर सेल्फ मेड बनने का भी हमको मौका मिला। और ये अमेरिका में खूबी है कि इंसान सेल्फ मेड हो सकता है। तो हम सेल्फ मेड ही हैं, हमको कोई माता पिता ने कुछ पैसा नहीं भेजा, एक पैसा भी नहीं भेजा। और जो हम वहाँ थोड़ा बहुत कमाते थे उसी से हम इंडिया वापस हर साल आते थे। और फिर जब हमारी नौकरी शुरू हुई कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, तो हमने एक बार की का 2 बार आना शुरू किया। और फिर कुछ सालों के बाद हम 3-4 बार आते थे हर साल मदर फादर को मिलने के लिए। कोविड के पहले तक हर साल हम 4 बार आया करते थे। तो इसलिए हम हिंदुस्तान से भी जुड़े हुए हैं। और जब कई लोग तो जब आते हैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ही टाइम बिताते हैं, तो हम जाते थे कि थोड़ी देर फैमिली के साथ दिल्ली में टाइम बिताया, उसके बाद हम कभी साउथ में चले गए, कभी बेंगलोर में, हैदराबाद में चले गए, मुंबई चले गए। इस तरह हमको इंडिया में घूमने का काफ़ी शौक़ है। तो एक घर में एक धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल आपको मिला है और संतों की विशेष कृपा बहुत ये रही जिन्होंने आपको प्रेरित किया जीवन में। बहुत सारे मेरे पास, मैं कहता हूँ कि मैंने एक बार लिस्ट बनाई थी कितने गुरुज़ हैं। आजकल के मॉडर्न गुरुज़ तो हैं ही हैं, श्री रविशंकर, हमने उनसे इनिशिएशन दी, कई लोगों से की। हम ये श्री प्रभुपद के साथ जुड़े हुए कई साल। और ये महर्षि महेश योगी ने हमको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जब हम 25 साल के थे हमने सीखी। आज तक हम वही करते हैं, हर सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हम करते हैं। उसके अलावा हम और भी कुछ काफ़ी करते हैं। अब आपको शायद मालूम होगा कि जो दीपक चोपड़ा हैं ये भी महर्षि महेश योगी के स्टूडेंट थे। ये फिर बाद में अलग हो गए, हमने उनके साथ भी जाके मिलकर कुछ किया। और ये जो श्री रविशंकर थे ये भी महर्षि महेश योगी से ही सीखे थे, हमने उनके साथ भी काफ़ी हमारे वास्ता रहा है, काफ़ी रिश्ता रहा है। तो इसलिए हमारे पास कई गुरु हो चुके हैं, कई गुरु। लेकिन जिन्होंने हमको बिल्कुल चेंज किया वो थे मुंबई में, वो मुंबई में थे और उनका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उनको सिर्फ भगवान बोलते थे। अच्छा, उनको सिर्फ भगवान बोलते थे, कोई उनको बैंक अकाउंट नहीं, कोई फंडिंग नहीं, कुछ नहीं चाहिए था।
और वो जो रमन महिषी का है रास्ता, वो सिखाते थे कि अपने आप को पहचानो और फिर सबको पहचानो। क्या बात है। अपने आप को पहचानो और सबको पहचानो। क्या और वो उनमें ह्यूमर भी थी। एक बार किसी ने कहा कि भगवान, आप कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को ब्रह्म पहचानो, मुझे तो नहीं पहचान आई। तो उन्होंने डांट के कहा, कुत्ते निकल जा, भाग जा। तो वो उठ के भागना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, देखा, कुत्ता कहा तो पहचान लिया, ब्रह्म कहा तो नहीं पहचाना। मतलब वो इस तरह की बात झटके से आपको जगाते थे। क्या बात है। Do you know Bharat was made victim of conspiracies, censorship and ideological subversions? We all have suffered a lot. Let's end that now. We bring to you Prachyam, an unapologetic video platform for Hindus. Protect your family from false narratives about Bharat. Documentaries, classes, shows that you will not find on YouTube. Prachyam. Give power to the Hindu voice for the cost of one coffee. Subscribe now at prachyam.com. वो दिल्ली आते थे तो हमारी जो फैमिली है वो उनके पास जाती थी। मैं नहीं जाता था, मैं बहुत बिजी था, अपना बिजनेस चला रहा था, खूब मेरी कंपनीज थी। तो मुझे कहते थे हर बार कि वो गुरु आए हैं, आप उनसे मिलिए। मैं कहता था नहीं, मेरे को क्या बोलेंगे वो, मेरे को क्या फ़ायदा। तो एक दिन मैं चला गया और उसके बाद मेरे को पूछा कि आपने क्या सीखा, क्या आपका विचार है उनके बारे में। मैंने कहा वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पर ये हमने रामाकृष्ण मिशन भी देखा है, हमने चिन्मय मिशन में भी देखा है, जो गीता की बात बता रहे हैं ये तो हमको मालूम ही है। हमारे में घमंड था कि ये कोई नई बात नहीं है। गुरुजी ने किसी को कहा कि एक ज़माने में एक दिन आएगा, ये हमारे पास आएगा और ये बिल्कुल बदल हो जाएगा। उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था। क्या बात है। तो मैंने कहा चलो देखी जाएगी। क्या तो बात फिर यूएसए में हमारा बिज़नेस बहुत चल गया था। पहले मैंने जब पढ़ाई ख़त्म की तो मैं कॉर्पोरेट लाइफ में गया। कॉर्पोरेट लाइफ में बिल्कुल जल्दी मेरा टॉप लेवल पर जॉब मेरी होगी। बहुत बड़ी कंपनी, उस ज़माने में एक IBM थी और एक दो और कंपनीज थी कंप्यूटर्स में, जो आजकल की कंपनी है वो तो पैदा हुई नहीं थी। कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं था, कोई गूगल नहीं था, कोई एप्पल, ये कंपनी हुई नहीं थी। तो ये जो बहुत बड़ी कंपनी थी उसके हम टॉप लेवल पे चले गए थे। उसके बाद हम फिर कंसल्टेंट बन गए। हमारे क्लाइंट भी थे, सारी विदेश में बहुत बड़े कंपनीज क्लाइंट थी। और उसके बाद हमने अपने बिज़नेस शुरू किए, अपने लॉन्च किए स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स। और एक ज़माने में हमारे पास 20 स्टार्टअप्स थे अपने, 100% हम ही ओन करते थे टेलीकॉम में। तो ये बिज़नेस बहुत चला, पैसा भी बहुत आता था और फिर बिज़ी लाइफस्टाइल थी। तो इसमें हम फंस भी गए। इसका मतलब कि इस जाल में भी फंस जाता है इंसान। ये जो माया का जाल है उसमें भी इंसान फंस सकता है। तो लेकिन जो हमारी फाउंडेशन थी स्पिरिचुअल, वो तो थी। तो फिर हमको एक दिन ये ख्याल आया कि हम जाके उन गुरु से बात मिलते हैं, वो उन्हीं गुरु से मिलते हैं। तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली। तो उनके जो लोग थे वो कह रहे थे हमको मालूम है तुम आए होगे। तो हम उनके पास गए। जिस दिन वहाँ गए और जब उनके साथ हमारी दर्शन हुए, उनके लोगों ने कहा था कि 5-5 मिनट का टाइम मिलता है, तो आपको 5 मिनट का अकेला चाहिए, वो मिल जाएगा। तो हम वहाँ शायद 3-4 घंटे बैठे रहे। उन्होंने भी बैठाए रखा हमको और उससे हमारी एकदम ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एकदम मतलब खुल गई सब बात। एक जो अद्वैत का एक्सपीरियंस होता है वो उन्होंने हमको दिलवाया। पहले हमारी जो नॉलेज थी वो थ्योरेटिकल थी, वो पुस्तकों के, जिसको वो कहते थे पुस्तकों का कीड़ा। हम पुस्तकों के बुक वर्म की तरह पढ़ते पढ़ते थे, इंटेलेक्चुअल नॉलेज थी, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने हमको एक्सपीरियंस दिलवाया। उस एक्सपीरियंस के बाद हमने उसी वक्त ही फैसला कर दिया। और जब हमारी फ़्लाइट USA आ रही थी, मैंने सारा कुछ उसी वक्त कर दिया कि मैं जाके सारा वाइंड अप करके ये मैं छोड़ दूँगा, मेरे को और पैसा वैसा नहीं कमाना, ये खोज करनी है कि ये मेरा जो एक्सपीरियंस था इसका क्या मतलब है। क्या बात है। क्या बात। तो उस दिन से आज तक 34-35 साल हो गए हैं, मैंने कभी भी
कोई एक पैसा नहीं कमाया, ना ही कमाने की कोई मेरे को तृष्णा है। मैं चाहता नहीं कोई पैसे कमाऊँ। मैंने जो कंपनीज़ थी, मेरी कंपनीज़ थी, वो मैंने $1 की लोगों को गिफ्ट कर दी, जो क्योंकि हमको ये सिखाया था कि आपके पास धन होना चाहिए पर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना है वही काफ़ी है। बहुत सुंदर। तो फिर हमने अपनी फैमिली को, हमारे गुरु ने ये भी हमको कहा कि इतनी यंग एज पर तुम छोड़ोगे तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये धर्म है कि तुम्हारी फैमिली है, या तो तुम फैमिली ना होती, फैमिली है तो तुम्हारा धर्म है कि तुम ये इनकी देखभाल करोगे। आखिर तुमने ये फैमिली बनाई, तो फैमिली बनाई तो उसका ये कर्म हुआ, तो फिर आपको उनकी देखभाल करनी पड़ी। तो मैंने नेगोशिएट किया, मेरे को 1 साल लग गया उनके साथ, गुरु के साथ नेगोशिएट किया। मैंने नेगोशिएट किया कि देखिए अब मैं उनका गुलाम तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा हक है उनको, मेरा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी है कि मैं अपनी भी लाइफ चलाऊँ। तो फिर ये तय किया कि जितना भी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम नहीं होना चाहिए। वो हम अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे, मेरे प्राइवेट स्कूल में मेरे बच्चे चलते थे, बच्चे मेरे थे 13 साल के, 10 साल के, उनका तो अभी लाइफ काफ़ी थी। और ये मेरी वाइफ नौकरी नहीं करती थी, तो मैं ही नौकरी करके मेरे बिज़नेस से चलते थे घर। तो फिर मैंने एक ट्रस्ट बनाई जिसमें मैंने सारा जितना भी उनके लिए चाहिए था, ताकि वो हमेशा के लिए उनके में कमी ना हो, वो ट्रस्ट बना दिया उनके लिए। और फिर अपनी लाइफ को जीने के लिए थोड़ा मेरे लिए ट्रस्ट बना दिया रिटायरमेंट का। और इन्फिनिटी फाउंडेशन जो हमारी NGO है, वो हम उसमें सारा कुछ डाल दिया। हम फिर खाली हो गए कि हमको कुछ नहीं अपने लिए आगे के लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमको ना किसी को नौकरी से कोई हायर कर सकता है ना फायर कर सकता है। और मुझे लोग कहते हैं अच्छा हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो हम कहते हैं कि देखिए जो कुछ भी आप हमारे लिए कर सकते हो उसकी हमारे को ज़रूरत नहीं, और जिसकी हमारे को ज़रूरत है वो आप कर ही नहीं सकते, वो हम ही खुद ही कर सकते हैं। क्या बात है। तो इस तरह से छुटकारा, मतलब फ्रीडम मिल सकती है ऐसे। तो हमने फ्रीडम पाई। इतनी इंस्पिरेशनल हमें और इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी ये जो आपने अपने जीवन का वृत्तांत बताया है। और मुझे लगता है कि जिसके जीवन में गुरु ने स्पर्श कर लिया हो वही इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकता है। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी ऐसे महान गुरु मिले जी, बहुत बढ़िया, और जिन्होंने ऐसा मुझे ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस दिया। मुझे याद है, मुझे उन दिनों लगता था कि मैं 7वें आसमान में उड़ रहा हूँ। हाँ, इतनी आनंद की अनुभूति होती थी, इतना हल्का लगता था, बिल्कुल हल्का, और लगता था कि सब कुछ तो मैं ही हूँ। बिल्कुल। ये ऐसी कृपा, और उन्हीं की कृपा से मैं भी प्रेरित हुआ कि मैं भी US में था, वापस आया। वाह वाह। और ये हुआ कि भारत की संस्कृति पे आधारित और अपने वैदिक और सनातन धर्म पे और ऋषियों की परंपरा पे आधारित हम फिल्में बनाएंगे अपने जीवन में। बिल्कुल। प्राच्य में वही कर रहे हैं। इसलिए इतना अच्छा लग रहा है आपसे ये बातें सुन के कि कैसे आप एक इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे और आपने अपने जीवन की दिशा को ही मोड़ लिया है। जी, बिल्कुल। अब मेरे को लगता है कि एक नया जीवन शुरू हुआ। अब अमेरिका में हम बहुत डिस्कस करते हैं, हमने बहुत अमेरिका के बारे में सीखा, रिसर्च की, उसकी हिस्ट्री, उसकी क्या फ़िलासफ़ी है, पॉलिटिक्स है, ये सब हमारे को पास बहुत अच्छी जानकारी है। हम बहुत कंफर्टेबल हैं अमेरिकन लोगों से डिस्कशन करने के लिए। एक टॉपिक जो है अमेरिकन्स बहुत अपने आप को मानते हैं जिसमें, वो है फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता। वो मानते हैं कि हम सारी दुनिया में सबसे फ्री लोग हैं, हम लैंड ऑफ द फ्री, मतलब ये फ्रीडम का घर है, अमेरिका फ्रीडम का घर है। तो हम उनसे फ्रीडम के बारे में भी डिबेट करते हैं कि आपका मतलब फ्रीडम क्या है और हमारा मतलब फ्रीडम क्या है। तो इसलिए हमने 2 टर्म्स निकाले हैं। एक है फ्रीडम टू, जो अमेरिका है कि हमको फ्रीडम टू चाहिए, वी हैव फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू बोलने की बात है, फ्रीडम टू ट्रैवल, फ्रीडम टू स्पेंड मनी, पैसा खर्च सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, फ्रीडम टू फाइट ए वॉर, हम किसी को साथ लड़ाई भी कर सकते हैं। मतलब हमको कर्म करने की फ्रीडम है, कर्म करने की स्वतंत्रता है। हम ज़्यादा खुलकर कर्म कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास धन है, रिसोर्सेज हैं। तो हमने उनको कहा कि आपके पास फ्रीडम फ्रॉम है, आपको अपनी क्रोध से स्वतंत्रता है, आपको छुटकारा अपनी ग्रीड से,
डर से, डू यू हैव फ्रीडम फ्रॉम ब्यूटीफुल, जो भी आपके इमोशनल साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, क्या बात है। उसके बारे में फ्रीडम फ्रॉम आपकी ट्रेडिशन ने दिया कि नहीं दिया, आपको बताएं। बाइबल में लिखा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके पास योग नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, ये आपके पास साधना की टेक्नोलॉजी नहीं है। यदि आपके पास साधना की टेक्नोलॉजी ना हो तो ये फ्रीडम फ्रॉम नहीं आप कर सकते। क्या बात आप एक्सटर्नली बाहर सबको लड़ वड़ सकते हैं, सब सारी दुनिया में जाके आपकी कितनी फ्रीडम चल सकती है, मिलिट्री बेस लगा सकते हैं, आपके प्रोडक्ट चल सकते हैं, आपकी सारा कुछ मटेरियल लाइफ में नाम रूप में आप जाकर, और फ्रीडम आपके में बहुत है। लेकिन वो एक तरह का जाल है, वो जितनी ज़्यादा फ्रीडम आप करेंगे उतने कर्म बनेंगे, उतने ही प्रारब्ध बनी जाएंगे। क्या बात है। और जितना आपको फ्रीडम फ्रॉम चाहिए, वो अपने अंदर से ही फ्रीडम चाहिए, वो तो और दूर चलती जाएगी। क्या बात तो ये फ्रीडम फ्रॉम एक रास्ता है, फ्रीडम टू दूसरा रास्ता है। ये हम उनको ऐसे समझाते हैं। तो हमने दोनों तरफ पहचान लिया, क्योंकि पहले मैं भी फ्रीडम टू ही चलता था। मेरे पास बिजनेस था, मैं फ्रीडम टू प्राप्त करने के बाद फिर हमने कहा हमको तो फ्रीडम फ्रॉम ही चाहिए। तो ये आपकी जीवन यात्रा इतनी रुचिकर लग रही है, ये मन करा कि सिर्फ सुनते जाएं आपको, इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है। तो राजीव जी, हमको बताएं कि कब आपने इन्फिनिटी फाउंडेशन की कब आपने शुरुआत की? तो इन्फिनिटी फाउंडेशन 1994 में, मतलब 30 साल हो गए, शुरू की थी। और ये शुरू की थी कि हम ये जो अपना पहला बिज़नेस है उसको तो छोड़ दिया, तो कुछ अब हमको नई चीज़ करनी चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति को, अपनी जो धर्म है उसके लिए कुछ कर सकें। हम इसी धर्म में पैदा हुए और ये एक तरह के हम इसके आभारी हैं, तो हमको चाहिए कि हम इसके लिए कुछ करें, हम अपने धर्म के लिए कुछ करें। और क्योंकि हम अमेरिका में रहते थे, हमने सोचा कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में अपने ज्ञान के बारे में, वेदांत के बारे में कुछ सिखाएंगे। तो इसी प्रकार हमने शुरू किया इन्फिनिटी फाउंडेशन। लेकिन हमको एकदम ही फिर मालूम हुआ कि काफ़ी लोग हमारे धर्म के विरुद्ध थे। बिल्कुल, हमारे लोग भी, बाकी लोग भी। उनमें कुछ लोग तो मिसअंडरस्टैंड करते थे, उनको मालूम नहीं था। कुछ लोग जानबूझ के भी करते थे। कुछ मिशनरी लोग थे और कुछ मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट लोग भी थे, और कुछ हमारे जो बहुत सेक्युलर बन के वहाँ बैठे हुए थे अमेरिका में। उस ज़माने में जो हमारे गवर्नमेंट थी और जो एम्बेसडर थे, वो भी ऐसे लोग ही थे, और अभी भी हैं। अभी भी ऐसे जी। कुछ तो काफ़ी ऐसे। तो ये हमको ठीक नहीं लगा। तो फिर हमने पहले तो ये सोचा कि हम यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देंगे। तो हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $1-2 मिलियन दिए, प्रिंसटन को दिए, कोलंबिया को दिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को दिए। काफ़ी सारे लोगों को हमने काफ़ी फंडिंग दी कि आप क्योंकि आप ही स्कॉलर हो और आप ही का ये काम है यूनिवर्सिटी में। हमको ये मालूम था कि जो यूनिवर्सिटी में शुरू होता है वही थिंक टैंक्स में जाता है, वही स्कूलों में जाता है, वही मीडिया में जाता है। तो जो यूनिवर्सिटी से हम विचार जो उनके हैं बदलें, यदि हम उनकी दृष्टि बदलें तो फिर सारे अमेरिका में दृष्टि बदल जाएगी। हमने तो यही सोचा। तो फिर हमने यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी पैसा भी दिया और वहाँ पर जाके हमने भी लेक्चर दिए, बातचीत की, डिस्कशन किए, डिबेट किए। उसके बाद हमको ये मालूम हुआ कि ये यूनिवर्सिटी वाले लोग नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनमें हमने हिंदू फोबिया कहलाकर एक वर्ड निकाला, हिंदू फोबिया। क्योंकि इस्लामोफोबिया की बात हो रही थी उस ज़माने में लोग कह रहे थे कि इस्लामोफोबिया बहुत है, मतलब कि इस्लाम के विरुद्ध लोग बोलते हैं। तो हमने कहा, हमने गूगल में सर्च किया हिंदू फोबिया, तो कोई हिंदू फोबिया की बात ही नहीं कर रहा था। तो हमने कहा हम हिंदू फोबिया की भी बात शुरू करेंगे, जैसे इस्लामोफोबिया है हिंदू फोबिया भी है। तो फिर हिंदू फोबिया, और फिर हमको मालूम हुआ कि ये जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, ये जो हिंदू के अगेंस्ट बोलती हैं, विरुद्ध बोलती हैं, ये इंडिया को भी तोड़ना चाहती हैं। ये इसके लिए हमने ब्रेकिंग इंडिया निकाला, जिसको बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग बोलना शुरू किया लोगों ने। ये हमने टर्म शुरू की, ब्रेकिंग इंडिया। तो फिर एक हमारी पुस्तक भी है, ब्रेकिंग इंडिया। तो हमने हिंदू फोबिया के बारे में 2005 से लेकर आगे काफ़ी कुछ लिखा, और ब्रेकिंग इंडिया के बारे में भी लिखा। पर जो 1990s हैं, 1994 से लेकर 1999 तक, ये 5-6 साल बहुत इम्पॉर्टेंट थे हमारे लिए, क्योंकि इस ज़माने में हमने खूब सारी कॉन्फ्रेंसेस की, खूब लोगों से बहस की, खूब लोगों की बात सुनी, खूब लोगों को बात सुनाई। और हम स्कॉलर तो ट्रेंड थे नहीं इस चीज़ में, हमारा तो फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस का था,
और ये जो लोग रिलीजन पढ़ाते हैं अमेरिका में, वो कहते थे कि आपका अधिकार क्या है, अधिकारी तो हम हैं, हम हार्वर्ड में बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हो, आप तो जाके सॉफ्टवेयर लिख सकते हो, लेकिन जो हिंदुज़म के बारे में बात है वो तो हमको अधिकार है। अब उनका ठप्पा तो उन्हीं के पास था, और कोई भी उनमें से गुरु नहीं था, कोई भी अच्छी तरह से पढ़ा लिखा हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा नहीं था। वो तो विदेशी लोग और इंडियन लोग भी, जो इंडियन लोग भी पढ़ाते थे, जिनके हिंदू नाम भी थे, वो बिल्कुल एंटी हिंदू थे, बिल्कुल हिंदू फोबिक ही थे। और वो भी ये जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, या तो मिशनरीज के साथ जुड़े थे, या माओइस्ट मार्क्सिस्ट के साथ जुड़े थे, या वो दलित आर्यन के बारे में डिवाइड करने के लिए जुड़े हुए थे, ऐसी बातें करते थे। द्रविडियन आर्यन, दलित को मिलकर एंटी हिंदू बनने के लिए ये चीज़ें हो रही थी उस ज़माने। और ये चीज़ें मोदी जी के आने से 20 साल पहले हम इस लड़ाई कर रहे थे इन चीज़ों। बिल्कुल। ये चीज़ें, कई लोग कहते हैं कि ये चीज़ें मोदी के अगेंस्ट रिएक्शन है। ये मोदी के अगेंस्ट रिएक्शन नहीं था, क्योंकि पहले भी ये होता था। ये मोदी जी के पहले भी ये चीज़ें होती थी, और तभी हमने ये ब्रेकिंग इंडिया जब लिखी और हिंदू फोबिया के बारे में लिखा, ये मोदी जी के आने से पहले ये पुस्तकें निकली, और इन बारे में हमने काफ़ी विचार किया। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज में जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. 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 Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. कि मोदी जी के पहले और मोदी जी के आने के बाद क्या शिफ्ट हुआ, क्या फ़र्क समझ में आया, कि क्या चीज़ों में परिवर्तन हुआ? बहुत बढ़िया बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कई फ़ायदे हुए और कई चीज़ें पीछे भी चली गई। फ़ायदे ये हुए कि मोदी जी के आने से पहले हम अकेले करते थे, और हमको कई मंदिरों में भी अमेरिका में डिस्कशन नहीं मानते थे, क्योंकि कहते थे कंट्रोवर्शियल आदमी है, ये कुछ कहेगा कि हिंदू फोबिया की बात करेगा या ब्रेकिंग इंडिया की बात करेगा, हमको तो कंट्रोवर्शियल लगता है। मतलब जो आजकल कॉमन लोग बातचीत कर रहे हैं मीडिया में, और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पहले ज़माने में इसको कंट्रोवर्शियल किया जाता था और वो अलाउ भी नहीं किया जाता था, तो हम अकेला लड़ते थे। मतलब अनटचेबल्स थे। हाँ, बिल्कुल हम अनटचेबल थे। तो ये जो उस ज़माने में हमने किया, ये
मोदी वेव के पहले जो किया अकेले किया, तो इससे हम काफ़ी मजबूत भी हो गए, हमें क्षत्रियता आई कि ये जो इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय बनना पड़ेगा। तो हमने उसके बारे में भी लोगों को कहा। मोदी जी जब आए तो ये एक तरह की ये चीज़ बहुत इजी होगी, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद सब लोग ऐसे थे। कितने बाबा रामदेव भी उनकी वेव में थे, बाकी भी कितने लोग थे जो शुरू में, ये सब मोदी जी के साथ मिलकर इन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई और फिर सारा कुछ चेंज होना शुरू हो गया। टॉप डाउन शुरू हो गया। और आरएसएस तो बॉटम अप थे ही, ग्रास रूट्स में पहले के भी थे, लेकिन जो वेस्टर्न इंग्लिश लैंग्वेज में वेस्टर्न लोग, ग्लोबल लोगों के बारे में जो उनके साथ लड़ाई होनी चाहिए भी थी, क्योंकि वो एक तरह का अलग ही कुरुक्षेत्र है, जिसको जियोपॉलिटिक्स भी कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी बात है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो ग्लोबलाइजेशन में ये ब्रेकिंग इंडिया भी ग्लोबलाइजेशन की बात है। तो वो जो लड़ाई थी वो हम अकेले कर रहे थे उस ज़माने में। तो जब मोदी जी आए तो कितने लोग और हमारे साथ जुड़ गए, कितने लोग हमारे साथ जुड़ गए। संघ के लोगों ने हमको सहायता करनी शुरू की, बीजेपी के लोगों ने हमको सहायता करने में शुरू की। हम मोदी जी को मिले थे 2013 को, उन्होंने हमको बुलाया गुजरात में, अहमदाबाद में हम उनको मिलने गए जब इलेक्शन अभी होने वाला था। उससे पहले कुछ वर्ष पहले ये हमारा एक हिंदू धर्म आचार्य सभा स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू की थी, हिंदू धर्म आचार्य सभा। तो वो उसमें बैठक होती थी, और जब पहली बैठक हुई वो अहमदाबाद में हुई थी, और उसमें वो बैप्स टेम्पल जो है प्रमुख स्वामी ने इनॉग्रेट किया। स्वामी दयानंद सरस्वती वहाँ थे, और करीब 60-70 बाकी गुरु, स्वामी, अखाड़ा सब लोग आए थे। और मेरे को स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आपका कीनोट एड्रेस होगा, आपने इनको इंग्लिश हिंदी में बताना है कि क्या ब्रेकिंग इंडिया हो रहा है, क्या हिंदू फोबिया हो रहा है, क्योंकि इनको भी ये जागृति होनी चाहिए। तो वो हमारा वीडियो अभी भी यूट्यूब में है उसका, जो हमने बताया था। वो मीटिंग के बाद एक प्राइवेट मीटिंग हुई जिसमें प्रमुख स्वामी थे, बाबा रामदेव थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये LK अडवाणी थे और नरेंद्र मोदी थे। हम बैठे थे कोने में, हमको बैठने की इजाज़त दी थी। इनका डिस्कशन हो रहा था, और उसी मीटिंग में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये प्रपोज़ किया कि कैंडिडेट नरेंद्र मोदी होना चाहिए, LK अडवाणी नहीं। उस वक्त अडवाणी जी की और मोदी जी की लड़ाई हो रही थी, मीडिया में भी आ रहा था कि LK अडवाणी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं कैंडिडेट, और बाकी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को होना चाहिए। मोदी जी यंगर है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी थी, पर LK अडवाणी अपना हक समझते थे कि हमारे को होना चाहिए। तो उसको फैसला करने, वो जो फैसला हुआ वो बहुत हिस्टोरिक हुआ, और उस मीटिंग में हम थे। आप साक्षी थे? हम साक्षी थे उस हिस्टोरिकल मोमेंट के। उस हिस्टोरिकल मोमेंट में थे। वो तो ऑफ कैमरा था, पर जो बाकी लोग आए थे उनके सामने जो हमने कीनोट एड्रेस किया, उसका वीडियो तो है यूट्यूब में। तो हम उस ज़माने से मोदी जी को जानते हैं, और हम बहुत खुश हुए कि अब मोदी जी इलेक्ट हो गए, क्योंकि वो कितना कुछ कर सकते हैं जो हम लोग अकेले नहीं कर सकेंगे। तो ये एक तो चेंज बहुत अच्छा आया। लेकिन दूसरा चेंज ये आया कि जो हम गहराई से बात करते थे, पहले अपने आप को चेंज करके, अपने आप को जो गुरु ने हमको चेंज किया, उसके द्वारा ही, उसके साथ ही हम बोल सकते थे, उसके साथ ही हमको ये रिसर्च कर सकते थे। आजकल बहुत लोग रिसर्च किए बना और अपने अंदर चेंज किए बना इन्फ्लुएंसर्स बन गए। मतलब एक तरह का फैशन बन गया, एक तरह का, ये बात है ना। तो ये बात ठीक नहीं हमको लगती, क्योंकि क्वालिटी कम हो गई है, क्वांटिटी ज़्यादा है। ज़्यादा लोग हो गए हैं ऐसे बात करने में, लेकिन जो बात करते हैं वो करते हैं ताकि रेटिंग अच्छी हो, TRP अच्छा हो जाए, उसके लिए वो ऐसी बातें करते हैं। बहुत फेमस भी बन गए हैं। वो उनको जो स्टाइल है, मूवी स्टाइल है, कुछ मीडिया स्टाइल है, वो उसकी तरह, तभी वो यंग फेस है, हम बूढ़े हैं, तो वो उसके बेसिस पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनमें ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, और ना ही वो ये नहीं कि वो कुरुक्षेत्र में युद्ध करके आए हैं, जैसे हमने युद्ध किया, कुरुक्षेत्र में युद्ध किया, और जहाँ पर सबसे डेंजरस, सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमी थे, दुश्मन थे, उनके साथ जाके अकेला लड़के युद्ध किया, फिर आके हमने बातें की।
ये पहले बातें नहीं कि पहले उनके साथ युद्ध करया, सीखा कि कैसे करना है, क्या क्या समस्या है, फिर हमने ये निकाला ये ब्रेकिंग इंडिया क्या है, हिंदू फोबिया क्या है, इस तरह की चीज़ें हमने निकाली। तो आजकल के ज़माने में लोग रिसर्च के बिना ही काफ़ी कुछ फैलाते रहते हैं, इधर उधर से कॉपी करके, कॉपी पेस्ट करके। बहुत से लोग तो आप ही की किताबें पढ़ के अपने आप को धार्मिक योद्धा समझ लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कितने लोग हमको ज्ञान सिखाते हैं कि देखिए जी हमने ये निकाली बात, हमने ये पुस्तक निकाली या ये वीडियो निकाली, तो आप हमको फॉलो कीजिए। हम उसको दिखाते हैं कि देखिए आपके कहने से 20 साल पहले हमने ये किया था, आप देखिए जरा। लेकिन लोगों में ईगो है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आजकल वो प्रॉब्लम हो गई है, क्वालिटी नहीं रही और सब लोग भेड़ चाल में आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने आप को कोई अपॉइंटमेंट दिलवाना चाहते हैं, अपने आप को कोई अवार्ड दिलवाना चाहते हैं। इस रास्ते में एक बार इंसान फंस गया तो वो फ्रीडम 2 की बात है, फ्रीडम फ्रॉम नहीं है। उसमें भी एक फ्रीडम फ्रॉम चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम लाइमलाइट, फेम, वो भी फ्रीडम फ्रॉम है कि मेरे को अपने अंदर ही जुड़कर काम करना है, मेरे को किसी और को इम्प्रेस करने के लिए काम की जरूरत नहीं। क्या बात है। Do you know Bharat was made victim of conspiracies, censorship, and ideological subversions? We all have suffered a lot. Let's end that now. We bring to you Prachyam, an unapologetic video platform for Hindus. Protect your family from false narratives about Bharat. Documentaries, classes, shows that you will not find on YouTube. Prachyam. Give power to the Hindu voice for the cost of one coffee. Subscribe now at prachyam.com. बिल्कुल आपने सही कहा और हमारा भी यही सोचना और मानना है कि जीवन जो है वो एक साधना की यात्रा है। और साधना क्या है? वो एक परफेक्शन की यात्रा है। अपने आप को परफेक्ट करते रहना, करते 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 अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेना है, यही जीवन यात्रा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं पूछूं कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वर्तमान मोदी सरकार में और अच्छी हो सकती थी, जहां वो उतना अच्छे से नहीं कर पाए चीज़ों को? मुझे लगता है कि एक तो जो उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें कही हैं वो भी कहनी चाहिए। अब ये जो CAA का हुआ, 370 का हुआ, ये राम मंदिर का हुआ, और देखिए गंगा को कितनी सफाई की यहाँ पर काशी में, और कुंभ मेला कैसे अच्छी तरह से धूमधाम से करते हैं हम लोग, और कितना प्राइड है अपनी हिंदू कल्चर के। ये मोदी जी ने भी किया, योगी जी ने भी किया, ये कई लोगों ने किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते थे कि ये जो कल्चर मिनिस्ट्री है और जो HRD मिनिस्ट्री है, ये हमारी जो संस्कृति है इसके बारे में काफ़ी स्कूल्स में और मीडिया में रिसर्च करवाए। हमारे फाउंडेशन ने इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर 14 वॉल्यूम्स निकाली हैं, 14 वॉल्यूम, हिस्ट्री, स्टील, आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ों के बारे में, वाटर, एग्रीकल्चर, पुराने ज़माने में क्या क्या था, हड़प्पा, मोहिंजोदारो, धोलावीर, इसके बारे में सब कुछ हमने निकाल कर 14 वॉल्यूम्स हमने करीब 2005 तक निकाली थी। और हमने कितनी बार ट्राई किया कि ये IITs में जानी चाहिए बात, ये गवर्नमेंट को हम देना चाहते थे भेंट कि आप ही ले लीजिए, आप ही पब्लिश कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट में इन चीज़ों के बारे में पॉलिटिक्स बहुत है। अब ये मोदी जी थोड़ा अकेला कुछ कर सकते हैं, ये तो IAS वालों की बात है। IAS वाले जो हैं, ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी हद तक तो वैसे ही है जैसे पहले थे, और जो फॉरेन अफेयर्स वाले हैं वो भी कुछ वैसे ही हैं अभी तक, वो बदले नहीं। अब ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी को तोड़ रहा है। वही मैं पूछना चाह रहा था जी। वो अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी को तोड़ रहा है कि ये जो पुरानी डीप स्टेट है, जो इंडिया में सेक्युलर डीप स्टेट कहलाई जाती है, उसको तोड़ने के लिए ब्यूरोक्रेसी को लोगों को निकाल रहा है, डाउन साइज कर रहा है, कई डिपार्टमेंट बंद कर रहा है। और ऐसी ये तोड़ फोड़ जो ब्यूरोक्रेसी है इंडिया में अभी तक किसी ने नहीं की, मोदी जी ने नहीं की। वो PMO ऑफिस और भी स्ट्रॉन्ग बन गया है। PMO जो ऑफिस है उसमें बहुत सारे लोग हैं, 1-2 हज़ार लोग हैं, और वो एक तरह के
वो किसी के अगेंस्ट बोलें तो वो ख़त्म हो गया, वो किसी को सपोर्ट करें वो बन गया। तो एक तरह की वो उनके अपना ही इकोसिस्टम बन गया है। ये जो बात है ना, ये कोई नई सी बात इंडिया में आई है। पहले ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में, बाकी लोगों के ज़माने में उनका तो डिक्टेटर बनने का था, आइडिया था, लेकिन जो पीएमओ है इतना स्ट्रांग नहीं था। अब पीएमओ बहुत ही स्ट्रांग हो गया और मोदी जी को मिलने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। मोदी जी इतनी एक्सेस में भी नहीं है क्योंकि वो ग्लोबल पर्सनालिटी बन गए हैं। तो ये प्रॉब्लम हमको लगती है कि ये भी, इसके बारे में भी कुछ बातचीत करनी चाहिए। बहुत सही कहा आपने। हमें लगता है कि बहुत ही आवश्यक है, और ये आपके सुझाव ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास तक पहुंचेगा अवश्य, कि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स इस देश में लाए जाएं। और जैसा आपने कहा कि संस्कृति के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आवश्यक है कि काम करें और उनको अपनी बुनियाद से, अपनी रूट से, अपने वैल्यूज से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से जोड़ें इसको। ये जो लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट है मसूरी में, जहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर हमको 3 बार इनवाइट किया हमने, जाके वहाँ रात को ठहरे भी हैं और लेक्चर भी दिया उन सब लोगों को जो यंग आईएएस ऑफिसर्स हैं। और दिल्ली में है फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट एक, वहाँ भी हमने 3 बार लेक्चर दिया है कई साल पहले। तो वहाँ पर हमको लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कुछ तो पेट्रियाटिक हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, पर कुछ नहीं है। और ये दोनों, इनको ये जो जिन लोगों को एम्बेसडर बनाने के लिए ट्रेनिंग मिल रही है और जो कॉन्सुल जनरल बनेंगे, जो बाद में डिप्लोमेटिक बनेंगे, वो यदि भारतीय संस्कृति को जानते नहीं या उसको अपना नहीं मानते तो वो कैसे करेंगे। ये तो एक तरह के जो मार्केटिंग आदमी है उसको तो जो अपना प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा लगता, यदि वो अपने प्रोडक्ट को ठीक तरह से ना समझे तो कैसे वो मार्केट कर सकेगा। तो इन लोगों में ये तो है कि कश्मीर का हमारा क्या स्टैंड है, न्यूक्लियर स्टैंड क्या है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ज्वाइन करने का क्या स्टैंड है, चाइना के ऊपर क्या स्टैंड है, पॉलिटिकल बातें तो जानते हैं। लेकिन उनको पूछो कि आपकी क्या ग्रैंड नैरेटिव क्या है, आपकी देश की क्या कहानी है, तो उनके बारे में वहाँ पर जब हम बोलते हैं कि हमारी ये वैदिक कहानी है, तो कई लोग कहते हैं नहीं साहब, हम तो फलानी कहानी मानते हैं, हमको तो वैदिक कहानी से दुश्मनी है। अपने लोग ऐसे बोलते हैं, विदेश में बैठ के ऐसे बोलते हैं। हम कहें अच्छा आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप सेक्युलर हो, हम बोलेंगे तो वो कहते हैं नहीं, वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ये इंडियन एम्बेसी वाशिंगटन डीसी में हमारे लोगों ने हमको ये कहा है। एक बार ये मोदी जी के आने के बाद ही हुआ, एक बार हमको बुलाया गया कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, अमेरिका में आके प्लीज़ लेक्चर, ये वाशिंगटन एम्बेसी में जाके लेक्चर दीजिए। वो भी हमारा यूट्यूब है। उसने हम वहाँ पर जाके हमने कहा कि जो भारतीय नॉलेज है इसको डाइजेस्ट किया गया है वेस्ट ने। अब ये मेडिटेशन को उन्होंने हड़प किया, बदल के बना दिया, योग को अब क्रिश्चियन योग बना दिया। अब ये कई तरह की चीज़ें, मैथमेटिक्स को भी लाकर चेंज किया। कितनी ऐसे नॉलेज हैं जिनको हमारी जो भारत की नॉलेज है इन्होंने चेंज करके उसको वेस्टर्नाइज कर दिया और वो ही देश सारी दुनिया में बांट रहे हैं। और ये है हिंदुस्तान की कहानी, हमारी बात है। तो उसमें जितने भी अमेरिकन लोग, वाइट लोग बैठे थे उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने ये बात सोची नहीं थी पहले। उन्होंने सोची नहीं थी। मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो हेड मेन पोस्ट ऑफिस है वाशिंगटन डीसी में, उसके टॉप पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर इंडिया की शिप्स, जो इंडिया में शिप्स के साथ जो आती थी पैकेजेस और जो चीज़ें आती थी, पदार्थें आती थी, वो यहाँ पर आके फिर बांटी जाती थी। तो उस ज़माने के पोस्ट ऑफिस ने ये भी लिखा हुआ है। और उसके जो आपके अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने इंडिया के बारे में कितना कुछ लिखा था कि इंडिया, ये जो हमको इंडिया के साथ ट्रेड करना है, ताकि वो उन्होंने ब्रिटेन के से इंडिपेंडेंस तो ली, स्वतंत्रता ली, लड़ाई की, जॉर्ज वाशिंगटन ने लड़ाई की और स्वतंत्रता ली। तो वो फिर चाहते थे कि अब वो इंडिया की ट्रेड करे ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को काउंटर एक्ट करे। उस ज़माने की बात है। इंडिया के बारे में उनका इतना विचार था कि जो इंडिया को जीत लेगा ट्रेड के साथ वो आगे बढ़ेगा। तो हमको इंग्लैंड को डिफीट करने के लिए ये भी करना है। ये यूएस कांग्रेस में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हमने बोला। तो हमने ऐसे बोला, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। 2-3 दिन के बाद
जो जिसने ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे, उसको एक लोगों ने, एम्बेसी वाला ने कहा कि ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल दी। हमने क्या कंट्रोवर्शियल बात भी, हमने तो भारतीय के बारे में प्रसन्नता की, हाँ, और अमेरिकन लोगों को अच्छा भी लगा। ये शायद हमारे लोगों को शर्म आई, यही हमारे लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोदी जी को ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसका रिफॉर्म करना पड़ेगा। एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में, पेट्रियाटिज़म, मतलब आप कहाँ के हैं, कौन है, क्या एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, किस चीज़ के, किस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ये एक टेस्ट होना चाहिए। ये इसके बिना जो लोग आते हैं, चाहे उनको बुक नॉलेज बहुत हो और वो एग्ज़ाम पास करके आ जाएं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट नहीं बनना चाहिए उनको। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pracham is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हुई है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.